हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो कैसा आ रहा है आप लोगों के पास। मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑडियो वीडियो मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ। सही है, मेरे एंड से तो बिल्कुल सही आ रही है। अब आप एक बार खुद से चेक कर लीजिए। तुक्का ट्रिक लेके आ रहे भाई, पढ़ ही लेना। तुक्का ट्रिक क्या ही लेनी है, तुक्का ट्रिक क्या ही बनानी, तो पढ़ ले। चलो, तो स्टार्ट करें आज की क्लास को, जिसमें हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ओके, दो पार्ट के अंदर, लगभग दो पार्ट के अंदर हम इसको खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर दें, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अलग से वन शॉट आ जाएगा। ओके, डेरिवेशन कराओगे? सब करवाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से करा दूंगा। चलो, तो अभी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स की शुरुआत, और ये रहेगा उसका पहला पार्ट। क्या रहेगा? ये उसका पहला पार्ट रहने वाला है। ओके, चलिए। एक मिनट, ये क्या रहा है भैया? एक मिनट रुको। चलिए, तो क्या क्या चीजें कवर होंगी भैया? वो तो सारा चैप्टर ही कवर होगा यहाँ पे इस रे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट थर्ड तक हो जाएगा या सेकंड तक हो जाएगा, ठीक है। एम्बाइब लेंस सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। एम्बाइब लेंस का फायदा क्या है? जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती, जब आप लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको आप स्कैन कर सकते हो और उससे रिलेटेड वीडियोस, 3D मॉडल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। मैक्सिमम 2 पार्ट्स के अंदर कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में ख़त्म कर ही दें इसको, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए, ठीक है। और बड़ा चैप्टर है तो समझ में भी आना चाहिए। बड़ा चैप्टर है तो समझ में भी आना चाहिए ना। बच्चे क्या करते हैं, एक ही बार में इस चैप्टर को पढ़ने लग जाते हैं, और सिलेबस ज़्यादा होने के कारण उनको फिर ये चैप्टर मुश्किल लगता है। हाँ सर, नोट्स लेके बैठे हैं, अच्छी बात है बेटा। नोट्स लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तब भी आ जाएगी। चलिए, तो एम्बाइब लेंस को फटाफट से डाउनलोड कर लेना। और जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ 11th 12th एंड नीट के लिए, और पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके बेटा, जिसको नहीं पता है तो नाम नोट कर लेना और यूट्यूब पर सर्च भी कर लेना। अगर क्लास 12 फिजिक्स का कंटेंट चाहिए या फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स बाय सुनील जांगड़ा सर। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप लोग लिखिए, रे ऑप्टिक्स नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और इसमें हम सबसे पहले देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स को, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा जी? ऑप्टिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। अब ऑप्टिक्स जो है वो दो पार्ट में है। एक है रे ऑप्टिक्स, हाँ जी, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। ओके, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो चैप्टर हम शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर हमारा ये है, रे ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर है। तो हम पहले ये समझेंगे कि भैया लाइट क्या होती है, क्योंकि रे हो या वेव हो उसमें हम लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? लाइट के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो व्हाट इज लाइट? क्या होती है भैया लाइट? व्हाट इज लाइट? देखो, सबसे पहली बात, लाइट आप लोगों को क्या हेल्प करती है? देखो यार, अगर इस कमरे में, इस रूम में लाइट है तो मैं चीजों को देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, है ना। अगर इस कमरे में लाइट नहीं होती और मैं लाइव हो जाता तो नहीं देख पाते। क्यों? तो इसका मतलब लाइट क्या कर रही है भैया? हेल्प कर रही है देखने में। लाइट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है हमें देखने के लिए। ओके, एक मिनट, बड़ी स्क्रीन पे कर लूं मैं चैट को। डरना नहीं है भाई, पढ़ना है बस, तो पढ़ लो आराम से। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो देखने में हेल्प करती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces which produces which produces sensation। सेंसेशन किसको सेंसेशन देती है भैया?
सेंसेशन टू आर आई एंड मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल ठीक है। तो लाइट का काम ये होता है, क्या करती है लाइट भैया एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सेंसेशन किसमें, आंखों में। सेंसेशन प्रोड्यूस करती है किसमें, आंखों में, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। चलो, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स को, बट रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे कि यार ऑप्टिक्स क्या होता है। तो इसको आप लिखोगे, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with the study of nature of light, ठीक है। उसके इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाली हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं भैया, प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट को हम पढ़ने वाले हैं, प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं कहाँ पे, ये हम सब चीजें पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। कहाँ पे पढ़ते हैं भैया, ये सब चीजें हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, उसकी प्रॉपर्टी, उसके इफेक्ट्स, उसके प्रोपागेशन, इन सब के बारे में। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन हमारी आंखों में, और उसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। ठीक है, अब बात हुई कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे भैया। रे ऑप्टिक्स में हम और वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक तरीके से हम पार्टिकल नेचर देख रहे होते हैं, बट डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे रे का प्रोपागेशन देख रहे होते हैं, यहाँ वेव लाइक प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आई। रे ऑप्टिक्स को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर आता है वो आता है रिफ्लेक्शन का। अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको यार। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन का। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, समझाने पे जोर दूंगा, ध्यान से देखना इसको। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्ट होना, मतलब जैसे कि आप लोगों के पास एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। ओके, एक मिनट रुको। जैसे कि मान लो ये एक सरफेस है जो एक साइड से पॉलिश्ड है या कुछ भी है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये कैसा सरफेस है भैया, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है। ओके, अब होगा क्या, देखो ध्यान से सुनना कि हमेशा हमें क्या करना होगा, जब भी रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हमें एक नॉर्मल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एक नॉर्मल की जरूरत होती है। तो जिस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करवाना चाहते हो उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन आप बना दो। क्या बना दो भैया, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ऐसे बना दिए। और ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे बनानी है, यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे बनानी है, या यहाँ पे बनानी है। भाई जहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हो वहीं पे बनानी है, जहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो वहीं पे बनानी है। तो लाइट करवा दी मैंने यहाँ पे इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये रहा, यहीं पे मैंने नॉर्मल बना दिया, यहीं पे मैंने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। ध्यान से सुनना सभी, ये क्या है भैया, नॉर्मल है। ठीक है, ये लाइट जो आ रही है इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। और अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो एरो जरूर बना लेना, अगर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो एरो जरूर बना लेना भाई साहब। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हमेशा एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे आई एंगल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ हमेशा एक एंगल बनाएगी। ठीक है, चलो तो अब ये रे जैसे ही ऐसे आई तो ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, समझ आया। अब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, उसको हम बोलते हैं स्मॉल आर से। और स्मॉल आर क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले आई लिखो, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज द
एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये, ओके बेटा, ठीक है। और आर जो होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। समझ आई इतनी बातें, यस और नो। तो अभी लाइट क्या हो रही है, जिस मीडियम से चली थी, भाई ये मीडियम फर्स्ट है, मान लो ये मीडियम फर्स्ट है, तो मीडियम फर्स्ट में ही तो आ रही है, मीडियम फर्स्ट में ही तो आ रही है भाई। बाउंस बैक होना लाइट का सेम मीडियम में, लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक होना, वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। सर नॉर्मल सेंटर में लेना होता है क्या, नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि नॉर्मल कहां पे लेना है, ये जो है ये हमारा ये जहां पे लाइट हमने फॉल करवाई है, इसको पॉइंट को, मान लो मैं इसको पॉइंट को पी बोल रहा हूं, तो जो पी है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। क्या है ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है मयंक, ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अब जहां पे इंसिडेंट करवा रहे हो वहीं पे नॉर्मल बनाना है। अगर मान लो तुम लाइट यहां पे फॉल करवाते, यहां पे अगर फॉल कराते तो यहां पे नॉर्मल बना के फिर रिफ्लेक्शन हो जाता। समझ आया, हाँ समझ आया, क्लियर, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक होना, लाइट का सेम मीडियम में बाउंस बैक होना कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बड़े काम के हैं, ये बड़े काम के हैं भैया, ध्यान से सुन लेना। पहला लॉ इज वेरी सिंपल, पहला जो लॉ है, पहला जो नियम है वो बहुत ही सिंपल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो बराबर होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, सॉरी नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के। मतलब अगर ये 20 डिग्री पे इसके साथ एंगल बना के आ रहा है तो उधर भी 20 डिग्री पे ही मिलेगी, उधर भी 20 डिग्री पे ही मिलने वाली है। समझ आया कि भैया मान लो अगर यहां से ये 20 डिग्री होता तो 20 पे मिलती, 30 डिग्री होता 30 पे मिलती, 40 डिग्री होता 40 डिग्री पे मिलती उधर। समझ आया, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो। मान लो कोई ऐसा सरफेस हमने लिया, ऐसा सरफेस हमने लिया जो यहां से पॉलिश्ड है, यहां से ऐसे पॉलिश्ड है, ठीक है, ये एक पॉलिश्ड सरफेस हमने लिया। तो मान लो तुम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, यहाँ पे करवा रहे हो, यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करा, तो सबसे पहले तुम इस पे नॉर्मल बना दो, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी इधर भी 30 डिग्री पे ही आएगा। समझ आया, 30 डिग्री पे ही आएगा। मतलब कैसा भी सरफेस हो, उबड़ खाबड़ कैसा भी है भैया, ये फॉलो होना चाहिए। समझ आया, फटाफट से बताओ, क्लियर है। तो पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस बोल दो, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इस बोर्ड के प्लेन में है तो इसी बोर्ड के प्लेन में ही है, रिफ्लेक्शन वाली भी, नॉर्मल भी और इंसिडेंट रे भी। क्लियर, हाँ, और लाइन सेम प्लेन, बिल्कुल सही। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल कहाँ पे बना रहे हैं, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बना रहे हैं। और कौन है साथ में, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है कि वो सभी की सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों रूल इसके बड़े काम के हैं। यहाँ पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। चलो अब यहां से तुम थोड़ा सा डेविएशन भी समझ सकते हो, यहां से तुम थोड़ा सा डेविएशन भी समझ सकते हो। जैसे आप लोगों ने ये बनाया एक सरफेस, पॉलिश सरफेस आपने बना दिया ये, ठीक है, एक मिनट रुको दोबारा बनाते हैं। आपने बना दिया ये पॉलिश्ड सरफेस, ओके, ये है एक पॉलिश्ड सरफेस, ये बना दिया आपने नॉर्मल, यहां से लाइट आई, यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है। लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी, ध्यान से देखना कि लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी। लाइट रे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे। यस और नो? लाइट रे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, यस और नो? मतलब यहां पे एक डेविएशन आ गया, यहां पे क्या आ गया भैया, एक डेविएशन आ गया। क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से, फटाफट से। तो कितना डेविएशन आ रहा है देखो, टोटल एंगल कितना होता है 180। 180 में से ये चला गया ना भैया, ये चला गया, तो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है 180 डिग्री। माइनस करेंगे आई प्लस आर को, और आई और आर सेम है, तो आप इसको 180 डिग्री माइनस 2i लिखिए, या फिर आप इसको 180 डिग्री माइनस 2r भी लिख सकते हैं। क्लियर? जल्दी से बता दो। जय हिंद भाई, जय हिंद। बताओ फटाफट फटाफट। हो गया? हाँ, क्योंकि देखो लाइट रे सीधी जानी चाहिए थे ना, लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, बट वो मिली इधर, इधर की तरफ चली गई, तो इसका मतलब ये डेविएशन आ रहा है, ये डेविएशन आ रहा है। मान लो इसको कुछ भी नाम दे दो आप लोग, डेल्टा नाम दे रहे हो, तो इसका मतलब 180 डिग्री जो है, आपने यही तो लिखा है कि वो डेल्टा प्लस में आई आर है, आई प्लस आर है, तो हमें डेल्टा चाहिए, तो डेल्टा निकालने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, क्या ही दिक्कत है। तो ये होता है डेविएशन। क्या होता है? ये डेविएशन होता है। अब पढ़ने वाले हैं हम मिरर्स को, अब पढ़ने वाले हैं हम किसको भैया? मिरर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं किसको? मिरर्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिरर्स। तो भैया मिरर में हमारे पास होते हैं दो टाइप हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक पढ़ने वाले बेटा जी प्लेन मिरर को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं हम? प्लेन मिरर को पढ़ने वाले हैं। और एक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे? एक स्फेरिकल मिरर को पढ़ने वाले। स्फेरिकल के दो पार्ट हैं, उनको अलग अलग देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पूरी रे ऑप्टिक्स का जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन पार्ट है वो डिपेंड करेगा। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में भी दो होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होता है, ओके, और एक होता है आप लोगों के पास कॉन्वेक्स। एक होता है आप लोगों के पास क्या? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो 1 बाय 1 हर एक को करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले समझेंगे कि प्लेन मिरर क्या है, सबसे पहले समझने वाले हैं कि प्लेन मिरर क्या है, फिर देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या है, फिर देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या है। ठीक है, चलो। तो प्लेन मिरर इज जस्ट लाइक दिस, ये एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर घरों में लगे होते हैं भाई, देखते हो प्लेन मिरर देखे होंगे, सीधा सा स्ट्रेट शीशा ग्लास होता है, उसमें आप अपनी पिक्चर देख रहे होते हो, अपनी सुंदर चेहरे को देख रहे होते हो, अपने बाल बनाते हो उसमें, है ना। तो भैया ये होता है एक साइड से सिल्वर्ड, ये एक साइड से पॉलिश होता है। पॉलिश जो पोर्शन होता है उसको सिल्वर्ड आप लोग बोलो, मतलब सिल्वर से उसको कोटिंग किया जाता है, मिक्सिंग कर के। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये रहा एक ऑब्जेक्ट O, ये रहा एक ऑब्जेक्ट O, कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो इसकी इमेज भैया उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनने वाली है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बताइए जल्दी से, इतनी बातें समझ में आई? बताइए भाई जल्दी से, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से बताइए। क्लियर? समझ में आई? तो भैया पहली बात क्या होता है कि जितने डिस्टेंस पे इमेज है यहाँ पे, उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये वहां पे बनेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं पे भी रख देना, कहीं पे भी रख देना, बट उतने ही डिस्टेंस पे वो बनेगी। एक जो हमें नोट करना होता है वो करना होता है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनती है प्लेन मिरर्स के द्वारा। मतलब जब मिरर्स कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब मान लो एक मिरर ऐसे रख दिया, ध्यान से सुनना, जो भाई प्लेन मिरर का काम का पार्ट है वो सारा करवा रहा हूं, दूसरा मान लो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये एक मिरर है प्लेन मिरर M1, ये एक प्लेन मिरर है M2। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल हमने थीटा दे दिया है। ठीक है, अच्छा ये लोगों पे आ गया यार, देख लेना, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ये। चलो अब ध्यान से देखना कि भैया अब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में थीटा, 360 डिग्री अपॉन में थीटा।
अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, अगर 360 डिग्री अपॉन में थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, अगर ये इवन आ जाए, इवन आ जाए, तो नंबर ऑफ इमेजेस आप लिखोगे क्या, n-1 लिखोगे। ध्यान से सुनना भैया, अगर आप लोगों के पास 360 डिग्री अपॉन में थीटा की वैल्यू इवन आ रही है तो आप n-1 में लिखने वाले हो, ठीक है। अगर भाई साहब इसकी वैल्यू अगर ओड आ जाए, अगर ओड आ जाए तो आप चेक करोगे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, तो आप सिमेट्री चेक करोगे और यहाँ पे असिमेट्री चेक करोगे, ठीक है। एक में आप सिमेट्री चेक करने वाले हो, किसमें, ओड के केस में, कि भाई अगर वो सिमेट्रिकली रखा है तो हम n-1 यूज करेंगे, अगर वो असिमेट्रिक रखा है तो सीधा n ही यूज करेंगे, वही नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। अब ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या है, देखो अगर मान लो यहाँ पे कुछ भी एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इधर से भी 30 है और इधर से भी 30 है, तो वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर, एक मिनट यार, अगर वो क्या कहते हैं कि एक से ज्यादा एंगल बना रहा है, एक से कम एंगल बना रहा है, तो वो असिमेट्रिक है, तो उस केस में फिर n हम ले रहे होंगे। क्लियर है, समझ आया, जल्दी से बताओ। हाँ, यस आदित्य, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, फिर समझ आया। चलो अब करेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स को। ये बड़े काम की चीज बताइए भाई, मिरर में और कुछ नहीं पढ़ना बोर्ड्स लेवल पे। हाँ, नीट जेई में और हम अंदर चले जाते हैं कि भैया अगर इतनी हाइट का बॉय खड़ा है यहाँ पे तो पीछे वॉल की हाइट क्या होगी या मिरर की हाइट क्या होगी, वो अलग अलग जेई और नीट के केस है। बट बोर्ड्स लेवल पे हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि भैया जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकलते हैं, 360 बाई थीटा, अगर ये आ रहा है इवन तो आप n-1 लिखते हो, और ये n-1 को तुक्का नहीं है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बिल्कुल रे डायग्राम बनाने के बाद ही ये बताया जाता है। ओके, उसके बाद अगर ये ओड आ जाता है तो फिर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब अगर वो दोनों मिरर से सेम एंगल पे हो तो n-1 ही यूज करेंगे, अगर असिमेट्रिक है तो n यूज करने वाले हैं। क्लियर, हाँ यस, आराम से निकल जाएगी आदित्य सिंह। चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर करते हैं, अभी निपटाते हैं स्फेरिकल मिरर को भी। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना भैया, वो एक होते हैं, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। मतलब एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है आप लोगों के पास, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसका एक पार्ट, ठीक है। और ये कैसे होते हैं भाई अंदर से, बताओ यार कैसे होते हैं अंदर से, बताएगा कोई, फटाफट से बताओ ये कैसे होते हैं अंदर से, खोखले होते हैं, सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, सॉलिड होते हैं, या कैसे होते हैं, बताओ। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने पे क्वेश्चन करवाओ, अच्छा ठीक है भाई करवा देंगे। यस, होलो होते हैं, वेरी गुड। खोखले होते हैं, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो तो इतना तो समझ में आया होगा कि ये कैसे होते हैं, होलो होते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, होलो लिख देना। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक मैंने बोला था कि कॉनकेव होता है, कॉनकेव, और एक होता है हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स। एक क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चलो मान लो आपने क्या किया कि एक ट्रांसपेरेंट होलो स्फेरिकल मीडियम ले लिया, जैसे कि ये है हमारे पास ऐसे, ठीक है। थोड़ा अगर सही गोल ना बना हो तो भाई बना लेना, ठीक है। और एक हमने ये बना लिया, ठीक है, यस और नो। चलो अब हमने क्या किया कि इसमें से इतने पार्ट को कट कर लिया, इतने पार्ट को कट कर लिया, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने कट कर लिया, इतने पार्ट को, इसको बाहर से कर दिया कोटेड, इसको बाहर से कर दिया भैया कोटेड। ओके, सिमिलरली हमने इसमें से भी कुछ पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। वैसे तो इसी में से काम चल जाएगा, बट इसमें से देख लो कि इसमें से ऐसे कट कर लिया और इसको इतने पार्ट को बचा लिया, रख लिया, और अंदर से इसको कोटेड कर दिया, अंदर से इसको कोटेड कर दिया, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर और इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? इतनी बातें सभी को समझ में आई होगी? यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए। बताओ यार। सर प्लेन मिरर पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा? उसमें डिस्टेंस वाला आता है कि कितने ऑब्जेक्ट पे अगर हमारे पास, मतलब कितने डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितने डिस्टेंस पे बनती है, ये मैंने बता दिया। दूसरा आप लोगों को मिरर्स की जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं उससे, कि 2 मिरर इतने एंगल पे हैं तो कितनी इमेजेस बन रही होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, सब सब एक्सप्लेन करेंगे बेटा, डोंट वरी, सब एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मान लो ये किसका पार्ट है भैया, ये पार्ट तो किसका है, एक स्फेयर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा जिसको हम सी बोलने वाले हैं। सिमिलरली इसका भी एक सेंटर होगा जिसको हम सी बोलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। और ये एक डिस्टेंस जो हम बना रहे हैं ये कौन है भैया, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन ऐसे निकल रही है, मतलब जो जो भाई साहब इसको इक्वली डिवाइड करेगी लाइन, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। मैं अलग से भी बताऊंगा, बट अभी के लिए समझ लो इतनी बातें। ठीक है, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव, अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो कॉनकेव जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग फेस बोल सकते हो आप। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा अंदर की साइड से। कॉन्वेक्स में, अरे भाई, कॉन्वेक्स में क्या होता है, इधर से तो ये कोटेड होता ही है, ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग फेस। ठीक है, ये होता है इसका रिफ्लेक्टिंग फेस। तो बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से एक बार बताइए, फटाफट से एक बार बताइए जल्दी से। फिर मैं पूरा आप लोगों को बताने वाला हूं कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। साथ में फिर साइन कन्वेंशन सीखेंगे, फिर प्रिंसिपल फोकस सीखेंगे, फिर रिलेशन सीखेंगे, फिर मिरर इक्वेशन सीखेंगे। जल्दी से बता दो। ओके, यस, आराम से हो जाएगा भाई, पढ़ने से होगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशंस को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं भैया, साइन कन्वेंशन को पढ़ने वाले हैं, साइन कन्वेंशन को। बट उससे पहले सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो, सारी चीज़ें आप लोगों को पता हो कि u क्या होता है, v क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता। देखो, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है u? u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कहाँ से, मिरर से। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, रुक जाओ। v क्या होता है भैया, इमेज डिस्टेंस होता है। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों को पता हो। r क्या होता है भैया, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन कहाँ पे होता है वो भी बताने वाला हूँ, रुको रुको। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और साथ में c, c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, f जो होता है वो होता है फोकल लेंथ, उसको यूज करेंगे तो वो फोकल लेंथ होता है। अब ये कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको एक बार देख लेते हैं। कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने एक मिरर लिया, सबसे पहले हमने एक मिरर ले लिया, ये एक मिरर लिया। ठीक है, सही नहीं बना, ये हमने एक मिरर लिया, चलो बन गया, फिर भी कुछ हद तक सही सा बन गया। इसको हमने कोटेड कर दिया भैया एक इधर की साइड से। तो कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। ओके, कौन सा मिरर है बेटा, ये कॉनकेव मिरर है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ये ऐसे एक लाइन पास कर दी जो कि कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलने वाले हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलने वाले हैं। वो सब बात करेंगे, सब बात करेंगे, डोंट वरी कि कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, सब बताऊंगा। बट एक बार साइन कन्वेंशन सीख लो बेटा, वो बहुत काम की चीज है। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या कर रहा है, इसको, इस मिरर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है P, P इज द पोल। क्या बोला जाता है भैया, पोल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पोल।
अब ये जो मिरर है किसी एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका क्या होगा, ये एक सी होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको तो लिखा ही होगा मैंने, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, इधर मैंने लिखा तो देख लेना, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से यहां तक एक रेडियस है, तो इसको बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है एफ, फोकस होता है, जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होता है, स्मॉल एफ, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, अब मान लो कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने दिया है, कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने लिया है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने खड़ा कर दिया, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मानने के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होता है पोल से, वो यू कहलाता है। और अगर इसकी कोई इमेज बन जाए नीचे की तरफ, अगर इसकी कोई इमेज बन जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कौन सी इमेज कहाँ बनती है, तो उस टाइम पे भैया ये डिस्टेंस कहलाता है v। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है कि भैया जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये रहा u, इमेज डिस्टेंस ये रहा v, ये होता है स्मॉल f, ये होता है कैपिटल R, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारी चीजें बता दी। अब आप लोगों को समझना है कि किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है, वो ध्यान से अभी समझने की बारी आ गई है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है भैया, सबसे पहली बात, पहला जो स्टेप होता है वो होता है, इंपॉर्टेंट है ये, बस याद रख लो, ये ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole, all the distances are measured from pole, all the distances are measured from pole। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर। मतलब यहां से शुरुआत करनी है, पोल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पोल इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, चलो जी, अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे रे मान लो ऐसे आ रही है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है भैया, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान से सुनना, दूसरा पोर्शन क्या कहता है, दूसरा पोर्शन कहता है डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। हाँ जी, हमने बोला है कि जितने डिस्टेंस मेजर होंगे वो पोल से मेजर होंगे। अब जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर हो रहा है, मतलब अगर आप पोल से चल रहे हो और पोल से उधर की जाते हुए ही इंसिडेंट रे है, या पोल से इधर जाते हुए इंसिडेंट रे उसी साइड में, तो वो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, अदरवाइज हम उसको कैसे लेने वाले हैं भैया, यहाँ पे नेगेटिव। समझ आया? ठीक है, तीसरी बात होती है, देखो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर एक हाइट है जिसको हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया, नीचे एक हाइट बनी जिसको हमने बोल दिया हाइट ऑफ इमेज। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? आ गई समझ में बातें सारी की सारी? बेटा इसके बाद होगा पहला पार्ट, ये रिफ्लेक्शन एक बार अच्छे से हो जाए फिर रिफ्रैक्शन पूरा करवा दूंगा। बताओ जल्दी से, ध्यान से सुनना, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे। अगर डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हो और करना भी पोल से ही है और वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट जा रहे हो आप इंसिडेंट रे के तो वो नेगेटिव होगा। हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड है, तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर हाइट कुछ भी नीचे की तरफ है तो वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, समझ आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये थी साइन कन्वेंशन। अब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी प्रिंसिपल फोकस पढ़ते हैं अभी। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पढ़ते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आपने दो मिरर लिए, ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है,
यहाँ पे ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है भैया, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ठीक है, ये क्या है, इसका पोल है। अब मान लीजिए रेज आ रही हैं भैया, ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, ये क्या है, पैरेलल रेज है। तो ये क्या करती हैं, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, यहां से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, एक पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, ये होता है एफ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, समझ आया। चलो अगर मैं कॉन्वेक्स वाला मिरर लूं, अगर मैं कॉन्वेक्स वाला मिरर लूं, जैसे कि ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मैंने यहाँ पे लिया, अब रे आ रही है भैया मान लो ऐसे, ठीक है, अब ये रे क्या करेगी भैया, ऐसे हो जाएगी, उधर की तरफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये आगे की तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सिमिलरली ये रे अगर इधर आ रही है तो ये इधर आ जाएगी, तो ये आगे की तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा मिला लेना उसको, सीधी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन रही है, फोकस, तो जहां पे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मिल रही है या मिल चुकी है, रियल में मिले या मिलने की तरह दिखे या हम मिलाएं उसको, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, रे एक जगह आ रही है तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, कन्वर्जिंग मिरर। इसमें रे दूर दूर फैल चुकी हैं तो इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलने वाले हैं। बताइए जल्दी से फटाफट, इतना ज्ञान आया आप लोगों को या नहीं आया। सर टेलीस्कोप और सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी पढ़ाएंगे ना आप, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बट आज रिफ्लेक्शन होगा, पार्ट 1 है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए, तो ये नहीं है कि पूरे का पूरा चैप्टर मैं सिर्फ 2 घंटे में निपटा दूँ, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच अजीत, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े तो कुछ इमेज फॉर्मेशंस है वो हम देख लेते हैं। देखो यार एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ से ये कन्वर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, यहाँ पे रेज एक्चुअल में मिली हैं, रियल में मिल रही हैं, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिली, मिलाई गई थी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जहां पे रे एक्चुअल में मिल रही हैं वो कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, जहां पे एक्चुअल में मिलेंगी, जहां पे एक्चुअल में मिलेंगी। और यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी भाई, इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनने वाली है। कैसे बनने वाली है भैया, इमेज यहाँ पे वर्चुअल बनने वाली है, ठीक है। अब कुछ इमेज फॉर्मेशंस है जो अभी हम निपटाने वाले हैं, तो क्या तैयार हो इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए, इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए तैयार हो। फिर उसके बाद मैं तुम्हें एक रिलेशन कराऊंगा एफ एंड आर का, और फिर मैं मिरर इक्वेशन कराऊंगा तुम्हें। ओके, मैक्सिमम 3, बट मिनिमम मैं सोच रहा हूँ 2 में निपटा दूं, मतलब जो सेकंड लेक्चर आएगा मैं उसी में सोच रहा हूँ कि निपटा दूं। ओके, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यही डिस्टेंस कहलाता है भैया स्मॉल एफ, यही डिस्टेंस कहलाता है स्मॉल एफ, ठीक है। प्रिंसिपल से इधर ये स्मॉल एफ कहलाएगा, प्रिंसिपल से इधर ये स्मॉल एफ कहलाएगा। तो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो कैसी है, किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है, कोई बताएगा फोकल लेंथ यहाँ पे किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है, फटाफट से बताओ। फोकल लेंथ अगर मैं तुमसे कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर की पूछ रहा हूं तो बताओ कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सारी चीजें मैंने समझाई अभी तक, जल्दी बताओ फटाफट से। भाई यहाँ पे देखो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर आएंगे, इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है ना, इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है, ये तो रिफ्लेक्शन वाली रेज है, तो कैसी होगी, कैसी होगी, कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव, वेरी गुड, कैसी होगी, नेगेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की तरफ है। इधर इंसिडेंट रे उधर ही जा रही है, हमें पोल से डिस्टेंस मेजर करके उधर ही जाना पड़ेगा, अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो ये पॉजिटिव होने वाली है, ये पॉजिटिव होने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रिया पाल, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी समझने वाले हैं कुछ इमेज फॉर्मेशंस को, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन को समझते हैं, इमेज फॉर्मेशन को, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किसके लिए, कौन
कॉनकेव के लिए। किसके लिए बताने वाला हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनना। पहला केस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर हमने लिया। अच्छा, अपर्चर बहुत स्मॉल होता है, ये याद ही रखना। और अपर्चर तो सर बताया नहीं है, बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ये पी हो गया, ये इसका फोकस है, ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस है। अब मान लो जो रेज है वो कहां से आ रही है भैया? इन्फिनिटी से अगर आ रही है। कहां से आ रही है बेटा? इन्फिनिटी से अगर आ रही है तो क्या होगी, क्या होंगी? जैसे कि मान लो इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से कहीं से आ रही है, ऐसे कहीं से आ रही है, तो कहाँ इमेज बनेगी? फोकस पे इमेज बनने वाली, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भैया? इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। तो इमेज बन गई कहाँ पे? कहाँ पे? फोकस पे। कहाँ पे बन गई? फोकस। कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है, ठीक है। यस और नो फटाफट से बताओ सभी बच्चे, समझ आया? सत्यम भाई, जब खुद से नहीं होता ना कुछ, ऐसे नहीं कहते किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर मान लो एक और केस लूं, ये पहला केस है। अगर मान लो दूसरा केस में लूं कि भाई ये रहा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये रहा एफ, ये रहा सी, और यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। ये यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो हमेशा रे डायग्राम के लिए आपके पास दो लाइन होना जरूरी है जो कट करे। पहली लाइन तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी भैया, पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और पैरेलल लाइन जो होती है हमेशा फोकस से निकल जाती है। कहां से निकल जाती है? फोकस से। दूसरी आप फोल्ड करा दो भैया, कहां पे? दूसरी आप फोल्ड करा दो यहां पे, यहां पे, ठीक है। और ये बिल्कुल कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब सी के इधर है तो इमेज यहाँ पे बन रही है। कहाँ बन रही है? सी एंड एफ के बीच में बन रही है। तो कैसी बन रही है भैया? देखो एक्चुअल में लाइन मिल रही है तो कैसी है? रियल है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। और कैसी बन रही है? ये छोटी बन रही है। ये बड़ी थी ऑब्जेक्ट, ये छोटा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड बोल सकते हो। हाँ जी, कैसा बोल सकते हो? डिमिनिश्ड बोल सकते हो। और क्या कैसा बोलोगे आप? इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है बोल सकते हो। और सी और एफ के बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। क्लियर? इतनी बातें बताओ यार जल्दी से। ओके सत्यम कोई बात नहीं। हाँ, इन्वर्टेड और डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या है? छोटी बन रही है। डिमिनिश का मतलब क्या है भैया? छोटी बन रही है, जो बच्चे डिमिनिश पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और केस करें कि अगर मान लो इमेज कहाँ पे हो, अगर मान लो इमेज कहाँ पे हो, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो अगर ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर कैसा हो? ऑब्जेक्ट रखा हो, सी पे ही अगर रखा हो, तो भैया उस केस में क्या होने वाला है? सी पे ही हमारी क्या बनेगी? एक मिनट रुको, इसको मैं ना रब कर दूं यहाँ से, सी को यहाँ से उड़ा दूं पहले, ये सी लिख दिया मैंने। तो ऑब्जेक्ट भी यहीं, इमेज यहीं पे बनेगी। क्लियर? इमेज कहाँ पे बनेगी? बिल्कुल यहीं पे बनने वाली है। किसी को डाउट? अब इस केस में बताओ कि कैसी इमेज बन रही है, इस केस में बताओ कि कैसी इमेज बन रही है। समझ आया? भाई यहाँ पे पैरेलल लाइन थी, पैरेलल लाइन फोकस से निकलती है, तो यहाँ पे भी ऐसे होने वाला है। ये लाइन गई तो ये सीधा फोकस से निकलेगी और फोकस से जाके यहाँ पे मीट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? और जो फोकस से निकलती है, जो फोकस से निकलती है वो पैरेलल हो जाती है। क्लियर? तो ऐसे इमेज बनेगी यहीं की यहीं पे। वही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सेम साइज की बन रही है, ठीक है। बताओ सेम साइज की बन रही है या नहीं बन रही है? बन रही है। 1 पेजेस नोट्स कब तक अपलोड होंगे? इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएंगे उस चैप्टर के, इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएंगे बेटा उस चैप्टर के नोट्स। किसी को 1 पेजेस नोट्स चाहिए तो सीधा लिखना यूट्यूब पे 1 पेजेस नोट्स बाय सुनील जंगड़ सर, हो जाएगा। चलो ये 3 केस हुए। अभी कौन सा केस रह गया फिर? सी से इधर हमने रख लिया, सी और एफ के बीच में रख के देख लेते हैं, ठीक है। चलो सी और एफ के बीच में रखते हैं। भाई ध्यान से, अभी बहुत कुछ पढ़ा है रिफ्लेक्शन में, और ये नहीं है कि ये बड़ा चैप्टर है और इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये रहा भैया एफ, ये रहा भैया सी,
और इनके बीच में रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, इनके बीच में रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो रे गई यहाँ पे, कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकल जाएगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर दूसरी यहाँ से यहाँ मिला दो भैया और इसको भी निकाल दो ऐसे। तो ये सी के पीछे बन रही है कहीं, सी के पीछे, सी के पीछे, सी एंड एफ के बीच में अगर रख रहे हैं तो सी के पीछे बन रही है, सी से इधर बन रही है, सी के लेफ्ट साइड में बन रही है। क्लियर? ओके, बाकी वर्चुअल रियल वो सब तुम्हें बता ही दिया है। ओके, अगर हम कहाँ पे रखें, अगर हम एक ऐसा रखें कि ये रहा मिरर, ये रहा इसका फोकस, और यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूँ, यहाँ पे मैं किसको रख दूँ? ऑब्जेक्ट को रख दूँ, तो इमेज कहाँ पे बनने वाली है भैया? फटाफट से बताओ, तो इमेज कहाँ पे बनने वाली है? अगर मैं पोल और फोकस के बीच में कहीं रख रहा हूं तो मुझे बताओ कि इमेज कहां पे बनेगी। फटाफट से बताओ कि इमेज कहां पे बनने वाली है। बताइए जल्दी से, फटाफट से बताओ यार, फटाफट, कहां पे होगी? देखो यार, ये बनेगी, यहां से पैरेलल गई, कहां पे निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। ठीक है, ये फोकस से निकलनी चाहिए ना। और ये अगर ऐसे करेंगे तो पीछे इमेज बन रही है, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। 2 लाइनें चाहिए आप लोगों को, सिर्फ 2 लाइनें चाहिए आप लोगों को। क्लियर? यस। कहाँ पे बन रही है ये? इन्फिनिटी पे। कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? मैग्नीफाइड है। कैसी है भैया? मैग्नीफाइड है। तो इसका काम बड़ा आने वाला है। ठीक है, अगर कोई केस रह गया हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत इतने में? वर्चुअल, मैग्नीफाइड और सीधी बन रही है। सीधी को क्या बोलते हैं? बिहाइंड द मिरर बोल रहे हो। और सीधी को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, सीधी को क्या बोलते हैं? इरेक्ट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट बोलते हैं कि ये इरेक्ट बन रही है। ठीक है, इरेक्टेड बन रही है। ये बात हुई किसकी? कॉनकेव मिरर की। अब किसकी बात करेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर की कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग केस है, रियल इमेज भी बनी है, वर्चुअल इमेज भी बनी है। उसमें एक ही इमेज बनने वाली है, उसमें एक ही इमेज बनने वाली है। किसके केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो बना दे क्या उसको? जल्दी से बता दो। चलो भाई, तो बनाते हैं। फिर एक ही टाइप की इमेज बनेगी कॉन्वेक्स के केस में। फिर आप लोगों को मैं रिलेशन कराऊंगा। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा आप लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको पी ए से शो कर रहा हूं। ये इसका पोल है तो पी लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी मान लो ये रहा एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ, तो इससे रे क्या हो रही है? यहाँ पे जा रही है, फॉल कर रही है। तो क्या होने वाली है भैया इससे इमेज? जल्दी से बताओ, इससे इमेज कहाँ पे बनेगी? फटाफट से देखो। ये रिफ्लेक्शन होके इधर चली गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होके इधर चली गई। अगर मान लो भैया यहाँ से रे मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फॉल करवा रहा हूँ, तो सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्शन भी होगा, बट यहाँ से देखने पे लगेगा कि इमेज कहीं ना कहीं ऐसे बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है। बताओ जल्दी से सभी बच्चे, तो इमेज कैसी है भैया? वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। हो गया? बहुत बढ़िया। चलो अब करें, फिर रिलेशन करें इसका। फटाफट से बताओ, अब रिलेशन करें। बीच में कोई टॉपिक तो नहीं रहता? अगर कोई टॉपिक रहता तो वो बता देना मुझे। अगर बीच में कोई टॉपिक रहता है तो वो बता देना। बट अभी मेरे अकॉर्डिंग जो हम अभी करने वाले हैं भैया, वो करने वाले हैं हम रिलेशन करने वाले हैं। किस किस के बीच में? एफ एंड आर के बीच में हम रिलेशन करेंगे। ओके, और बहुत बढ़िया चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया चीज़। बट उससे पहले एक और चीज़ बता दूं यार, अपर्चर, वो शायद हमने डिस्कस नहीं किया कि अपर्चर जो होता है ना वो बड़ा स्मॉल होता है। यहाँ पे जो भी मिरर हम ले लेंगे उसका अपर्चर जो होता है वो स्मॉल होता है। अब ये अपर्चर क्या है? ये अपर्चर क्या है? देखो यार, मान लो ये एक स्फेयर था, इसको आपने यहां से कट लगाया, तो यहां से जो कट लगाया ना, इसका मतलब ये है कि आपने
इतना पोर्शन जो है निकाला इसका, ये वाला, यस और नो, ठीक है, ये पोर्शन निकाला आपने, दिख रहा होगा, इतना पोर्शन निकाला। अगर मान लो मैं यहां से कट लगाता तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा और पीस निकाल रहा हूं और उसका अपर्चर जो और बड़ा हो रहा है, उसका अपर्चर और बड़ा हो रहा है, तो ये है अपर्चर, ये होता है अपर्चर। समझ में आई चीजें, अपर्चर क्या है, समझ में आई चीजें, अपर्चर क्या है, हाँ बताओ, समझ में आया। चलिए अब करते हैं रिलेशन, अब करते हैं रिलेशन, चलिए चलिए चलिए, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड आर हम करने वाले हैं, स्मॉल एफ एंड आर हम करने वाले हैं। तुमने पढ़ा होगा कि एफ जो होता है वो r/2 होता है, ये तुमने पढ़ा होगा ना, एफ जो होता है वो r/2 तुमने पढ़ा होगा, क्लियर है। सर पता कैसे चलेगा कि इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है, बेटा वो पोजीशन के हिसाब से पता लग रहा है, और दूसरी बात जहां पे एक्चुअल में रेज कट कर रही हैं, एक दूसरे को मिल रही हैं, तो वो रियल इमेज है, अगर हम धक्के से उसको मिला रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज है, क्लियर, समझ आई इतनी बातें। एक मिनट यार, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है तो मैं जैकेट से कवर हो जाता हूँ, चलो ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है F = r/2, भाई नहीं, ये फॉर्मूला जो होता है ये तुम्हें रट्टा लगवा दिया जाता है कि भाई ये याद कर लो, ये है, ये होता है पैरा एक्सियल लाइन के लिए, किसके लिए होता है, ये पैरा एक्सियल लाइन के लिए होता है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है F = r - r/2 सेकेंड थीटा, ये होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, r - r/2 सेकेंड थीटा, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं नीचे लिख देता हूँ। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, सुनो ध्यान से, वो होता है F = r - r/2 सेकेंड थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो इसको कैसे करना है, इससे कैसे पे जाना है, इसके ऊपर सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। रिफ्लेक्शन खत्म होने तक चलेगी क्लास, रिफ्लेक्शन खत्म होने तक चलेगी, जब रिफ्लेक्शन खत्म होगा तभी क्लास खत्म होगी, अभी तो टाइम है भाई, ऐसे मत करो यार, सब्र करो, वही बच्चों का कहना, भाई सब्र कर लो, तुम मत करो ऐसे। चलो तो करते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, तो सारी चीज बताऊंगा तुम्हें कि पैरा एक्सियल लाइन कौन सी होती है, सब बताने वाला हूं। तो ये फॉर्मूला सबके लिए है, कोई सा मिरर आप यूज कर लेना, सबके लिए है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिरर लिख रहा हूँ, कौन सा, कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, कौन सा मिरर ले रहा हूँ भैया, कॉनकेव मिरर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो ये है भैया यहाँ पे फोकस, ये है, मान लो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से क्या हुआ कि रेज आई सीधी ऐसे पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है तो वो कहां से निकल जाती हैं भैया, बताओ जल्दी से, वो कहां से निकल जाती हैं, वो निकल जाती हैं फोकस से, तो ये फोकस से निकल गई, ऐसे ये फोकस से निकल गई, कैसे निकल गई भैया, यहां पे एक नॉर्मल बनाया होगा ना, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे नॉर्मल बनाया होगा, तो स्फेयर के केस में या कर्व्ड सरफेसिस के बीच में या सर्कल वाले जो फेस होते हैं ना ऐसे स्फेयर के बीच में हमेशा क्या होता है कि जो नॉर्मल बनता है वो नॉर्मल कहां से लेके आ रहे होते हैं, सेंटर से लेके आ रहे होते हैं, ये सेंटर से हम ऐसे नॉर्मल बनाते हैं, ये याद रखना, सेंटर से ऐसे हम नॉर्मल बनाते हैं, क्लियर। अब यहां पे ये इंसिडेंट रे थी तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने थीटा का नाम दिया, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थीटा, यस और नो भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है या नहीं है, फटाफट से बता दीजिए। अगर ये पैरेलल है इस लाइन के और ये एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा हुआ, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से भाई, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी तो हुआ, क्योंकि देखो क्या होता है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो यहाँ पे और यहाँ का एंगल जो होगा वो सेम होने वाला है, यहाँ का और यहाँ का एंगल जो है सेम होने वाला है, क्लियर। ओके, अच्छी बात है, रही है बहुत बढ़िया, हाँ
समझ आया? हो गया। चलो अब ध्यान से देखना। तो भैया इसको ना मैं एक कोई भी नाम दे देता हूँ या कुछ भी लिख देता हूँ, वो आप देख लेना। ये P है और अपर्चर यहाँ पे हम ले रहे हैं, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, ये हम लेके चल रहे हैं। तो इस ट्राइंगल को ना मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल लेता हूँ? क्योंकि देखो मुझे चाहिए फोकल लेंथ, मुझे चाहिए फोकल लेंथ चाहिए भाई, ठीक है, मुझे चाहिए फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? PF है। तो PF जो है वो कैसे मिलेगा? अगर मैं PC में से माइनस कर दूं किसको? CF को, माइनस कर दूं CF को, तो मुझे PF मिल जाएगा, है ना। तो अब मुझे PC तो पता है, देखो PF कौन है? F है। PC कौन है? R है। PC कौन है भैया? R है ना, PC R है, ठीक है। अब ये CF कौन है वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये CF कौन है वो देख लेते हैं। तो CF कैसे निकलेगा वो फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये R ही तो है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है पूरे का पूरा, यस और नो? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मैं बाहर बना लेता हूं, इस ट्रायंगल को मैंने बाहर बना लिया, जस्ट लाइक दिस। ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ठीक है, इतना है। अब जब भी ऐसा केस हो, जब भी ऐसा केस हो, और ये पूरा कितना भैया? R है। जब भी ऐसा केस हो कि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर, और यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये नीचे वाले डिस्टेंस को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है? इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फटाफट से बता दीजिए जल्दी से, समझ आया इतना या नहीं आया? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये डिस्टेंस r/2 होगा और इधर वाला डिस्टेंस भी r/2 होने वाला। तो मुझे CF चाहिए, CF चाहिए, तो मैं इस ट्रायंगल को यूज कर लेता हूं भैया, इतने ट्रायंगल को यूज कर लेता हूं, इतने ट्रायंगल को, इतने ट्रायंगल को। तो CF अगर मुझे चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? cos थीटा निकाल देता हूं, ठीक है। cos थीटा क्या होगा? बेस, बेस कौन है भैया? ये r/2, बेस इज r/2, ठीक है। हाइपोटेनस कौन है? CF, CF है हाइपोटेनस, ठीक है। देखो ना ध्यान से, ये ट्रायंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर जिसके साथ बन रहा है वो बेस है, ये हुआ हाइपोटेनस। तो कोस अगर चाहिए तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस इज r/2 और हाइपोटेनस इज CF। तो CF मुझे चाहिए, यहां से लिखूंगा CF की वैल्यू जो होगा r/2, साथ में आ जाएगा नीचे cos थीटा। अब cos थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि CF जो है वो r/2 सीकेंड थीटा कर दूं, क्या ही दिक्कत है। 1/cos को सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, 1/cos को सीकेंड थीटा लिख सकते हैं, क्लियर? चलो भाई, अब इसका मतलब ये क्या बन गया? यहाँ पे f की जो वैल्यू CF थी वो अब यहाँ पे हमें मिल चुकी है, तो f की वैल्यू कितनी हुई? r माइनस CF, CF कितना है? r/2 सीकेंड थीटा। और यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था तुम्हें, ठीक है। बट सर हम तो f इज इक्वल टू r/2 समझते हैं, शायद पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले बेटा, दैट्स वाई। अब ध्यान से सुनना, मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया था कि पैरा एक्सियल लाइन क्या है। ये पैरा एक्सियल लाइन के लिए ये रिलेशन होगा, बट व्हाट इज द पैरा एक्सियल लाइन? पैरा एक्सियल लाइन होती है भैया लाइन क्लोज टू, लाइन वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में। मतलब ये लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास होगी तो एंगल भाई क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है? पैरा एक्सियल लाइन के केस में क्या होता है? थीटा जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब अगर थीटा स्मॉल है तो cos थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ, सिमिलरली सीकेंड थीटा को मैं भी 1 लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला हो गया f इज इक्वल टू r माइनस r/2। सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो f इज इक्वल टू r/2 ही बनने वाला है, f इज इक्वल टू r/2 ही बनने वाला है। क्लियर? हाँ, मैग्निफिकेशन तो अभी करवाए नहीं है, मैग्निफिकेशन तो अभी करवाए नहीं बेटा जी। बताओ जल्दी से फटाफट, इतनी बात समझ में आई होगी। फिर आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं मिरर फॉर्मूला। क्या करवाऊंगा तुम्हें? मिरर फॉर्मूला कराऊंगा। पहले एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, समझ लो और बताओ कि हाँ सर सही से समझ में आ गया है। जल्दी से बताओ। फिर मिरर फॉर्मूला करेंगे, फिर मैग्निफिकेशन करेंगे और फिर एक आधा क्वेश्चन भी तुम्हें करवा दूंगा अगर कुछ रह गया होगा तो, ठीक है।
एक बार कमेंट सेक्शन में नज़र मार लेते हैं, स्क्रीन में थोड़ा दूर पड़ता है। मुझे आता है रिया, मेरा डाउट नहीं है। ओके, आ गया समझ, आ गया समझ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। ऑल मैसेज कर लेते हैं। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लैग हुआ था क्या? कुछ कट सा लगा था शायद से। चलिए तो करें फिर, मिरर फॉर्मूला को करें, मिरर फॉर्मूला को करें क्या? चलिए तो मिरर फॉर्मूला को करते हैं, मिरर फॉर्मूला को करते हैं। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा तुम्हें। मिरर फॉर्मूला, और जो लास्ट फॉर्मूला कराया वो सभी के लिए है। लास्ट फॉर्मूला कराया वो सभी के लिए, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लेंस मिरर के लिए यूज हो रहा है, वो दोनों मिरर के लिए यूज हो रहा है। एक ही मिरर के लिए यूज नहीं हो रहा, वो दोनों मिरर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलो। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला हमें एक रिलेशन दिखाता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन हमें दिखाता है। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में भी ये आना चाहिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर ले रहे हैं, सेम उसके लिए भी एक ही प्रोसेस होगा, तो कॉनकेव मिरर से कर रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर से कर रहे हैं। ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने रखा एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट। क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से जो लाइन निकलेगी, दो लाइनें निकालो, दो रे हमें जरूरत होती है, रे डायग्राम में दो लाइनों की जरूरत होती है। तो एक तो निकाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। पैरेलल लाइन हमेशा कहाँ से निकलेगी भैया? फोकस से निकलने वाली है। तो इसको निकाल दो ऐसे, ये फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरी आप यहाँ से निकालो और ये ऐसे बना दो, तो यहाँ पे बन गई आप लोगों के पास इमेज, यहाँ पे बन गई आप लोगों के पास इमेज। क्लियर है? ठीक है, ये बन गई इमेज। मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो है ए बी, तो ये हमें मिल जाएगा ए डैश बी डैश। बताओ यार, क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे किसी को कोई दिक्कत अगर परेशानी है तो पूछ लो। ठीक है, अब ये इमेज है, तो इसका डिस्टेंस मिरर से मतलब पोल से v बोला जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या बोला जाएगा भैया? u बोला जाएगा। ठीक है, और ये अगर फोकस है तो ये फोकल लेंथ होगा, ये होगा फोकल लेंथ। चलो, इतनी बात समझ में आई? डायग्राम मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा, डायग्राम मेरे ख्याल से सभी को समझ में आया होगा। हाँ भाई, सही बात है। वैसे तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अब हमें करना क्या है? हमें देखने हैं सिमिलर ट्रायंगल। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नोट करके लिख लेना ये बात बेशक से, कि अपर्चर जो होता है वो स्मॉल लेके चल रहे हैं। अपर्चर अपर्चर इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब क्या है? अपर्चर इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं नेमिंग करूं, मान लो ये P है, ठीक है, और अगर मैं इसको Q लिख दूं, इसको Q लिख दूं, इस पॉइंट को, या N लिख दूं, N लिख दूं, तो इसका मतलब ये है कि भैया ए बी इज इक्वल टू है किसके? PN के। मतलब ये दोनों बराबर ही हैं, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। कोई मतलब अपर्चर स्मॉल बोला है तो इसका मतलब ये सीधा लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा ही है ये, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जब हमने बोल ही दिया स्मॉल है भैया। ठीक है, अब हमारा जो पहला काम आता है बेटा वो आता है सिमिलर ट्रायंगल का। हमारा जो पहला काम आता है वो आता है सिमिलर ट्रायंगल को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है? हाँ जी, सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं? सिमिलर ट्रायंगल देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कि ए पहले इमेज के हिसाब से देखते हैं। ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी सिमिलर है भैया किसके साथ? ए डैश बी डैश पी सिमिलर है किसके साथ? ए बी पी के साथ, ए बी पी के साथ। बताओ, किसी कोई दिक्कत इतने में?
किसी कोई दिक्कत इतने में फटाफट से बता दो, कमेंट सेक्शन जल्दी से फटाफट से बताओ। जल्दी से बताओ। सिमिलर ट्रायंगल में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। डेरिवेशन तो करवाई नहीं अभी तक, सिर्फ एक चीज समझाई है तुम्हें कि भैया अपर्चर जो है वेरी स्मॉल है, ये डायग्राम बनाया। अब इसमें तुम्हें ढूंढना होता है सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल मैंने कौन कौन से बोले, ए डैश बी डैश पी, क्योंकि यहाँ पे ए डैश बी डैश पी और ए बी पी में ध्यान से देखना कि एक ये कॉमन है, ये एंगल परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी तो है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हुए। तो सिमिलर ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है कि भैया ये वाली जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस मतलब इमेज हाइट ए डैश बी डैश, उसके नीचे लिख सकते हैं हम किसको, ऑब्जेक्ट हाइट को, किसके बराबर होगा। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है पी ए डैश और दूसरा है पी पी ए। बताइए जल्दी से फटाफट से, सभी बच्चे समझ में आई पहली बात या नहीं आई, फटाफट से बताओ जल्दी से बताओ बेटा, अगर इतनी बातें समझ में आई हैं। हो गया। अरे भाई कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मेरे पास नहीं चल रहे या वैसे ही बंद हो गए हैं कमेंट्स। यस सर, ममता पांडे, ओके बेटा फिर ठीक है, अगर समझ में आ गया फिर तो ठीक है। अब आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ओके ओके ओके। दूसरा और कौन सा हो सकता है कॉम्बिनेशन सिमिलर ट्रायंगल का, देखो यहाँ पे और कौन सा हो सकता है भैया। मैंने बोला कि ये अपर्चर जो बड़ा स्मॉल है तो अब इसको सीधा मान सकते हो, बिल्कुल सीधा इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं से हमें सिमिलर ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो भैया ये आप बोल सकते हो कि 90, ये बोल सकते हो 90, ये एंगल और ये एंगल सेम बोल सकते हो, तो सिमिलर मिल रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल और कौन से हैं भैया, सिमिलर ट्रायंगल और कौन से हैं हमारे पास, वो कौन है, ट्रायंगल एन एफ पी, एन एफ पी सिमिलर है किसके साथ, ए डैश एफ बी डैश के साथ, है ना, ऐसे ही बोलते हैं, या फिर बोलो बी डैश एफ ए डैश के साथ, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही केस करेंगे उसके केस में भी, बी डैश एफ डैश ए है तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन में ये वाला, तो ये कौन है, एनपी, एनपी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है जी। यहाँ पे भी ए बी लिख दो, क्योंकि एनपी जो है भैया वो ए बी के बराबर ही तो है, एनपी जो वो ए बी के बराबर ही तो है, ठीक है, तो ए बी लिख दिया। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस बताओ अभी कितना होने वाला है, ये डिस्टेंस एफ ए डैश, इस ट्रायंगल के लिए तो यही लिखेंगे ना भैया, एफ ए डैश, तो यहाँ पे लिखा एफ ए डैश, नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ इज एफ पी या पी एफ लिख दो, ठीक है। तो ये होगी दूसरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बताओ जल्दी से, समझ आया। हाँ रे डायग्राम नहीं बनते, वो प्रैक्टिस से बनेंगे। अब मैं एक ही बार में तुम्हारे सामने यहाँ पे बना रहा हूँ तो प्रैक्टिस से ही बना रहा हूँ ना। अब ये तो है नहीं कि मैंने कल से पढ़ाना शुरू किया, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी बार डायग्राम बना के देख लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा, फिजिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है। दूसरी बात, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मांगता है। ओके हाँ चलो। अब इसके बाद देखो ये और ये से दोनों की एक साइड क्या है भैया, सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या, पी ए डैश अपॉन में पी ए, ठीक है। मैं बिल्कुल उड़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। फिर क्या है, एफ ए डैश अपॉन में पी एफ, ठीक है। अब पी ए डैश कौन है भैया, पी से लेके ए डैश इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। पी ए कौन है, सॉरी पी ए डैश तो इमेज डिस्टेंस है ना, पी ए कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एफ ए डैश कौन है ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये एफ ए डैश जो है, ये एफ ए डैश ये कैसे मिल सकता है, अगर पी ए डैश में से पी एफ निकाल दूं, भाई पी ए डैश लिख दिया मैंने, पी ए लिख दिया मैंने, अब एफ ए डैश मुझे नहीं पता, बट यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि पी ए डैश में से अगर मैं निकाल दूं पी एफ को तो मुझे एफ ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे वही का वही है। अब यूज करेंगे साइन कन्वेंशन को, अब यूज करेंगे किसको, साइन कन्वेंशन को यूज करने वाले हैं।
ओके भाई, सीधा सर्च करो सुनील जांगरा सर, मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो साइन कन्वेंशन अभी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहती है, ध्यान से देखना, साइन कन्वेंशन क्या कहती है भैया। पी ए डैश कितना है, सबसे पहले देखो पी ए डैश कौन है, पी ए डैश, ये रहा पी, ये रहा ए डैश, तो इमेज है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, इंसिडेंट रे इधर आ रही है भैया, पी से उधर जा रहे हैं तो माइनस का कंसीडर करेंगे, माइनस वी लिखेंगे। पी ए कौन है, माइनस का यू है, क्यों, क्योंकि अरे भाई देखो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होने हैं, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो पी से इधर जाएंगे तो माइनस का यू हुआ। ओके, तो पी ए डैश हो गया, पी ए हो गया, अब पी एफ रह गया, तो पी एफ देख लो कितना भैया, पी एफ बताओ, पी से एफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे ऐसे है तो माइनस एफ लेंगे, क्या ही दिक्कत है, क्या लेंगे, माइनस एफ लेंगे। तो पुट करो यहां पे, आंसर आ जाएगा। पी ए डैश कितना है, माइनस का वी, पी ए कितना है, माइनस का यू, इधर कौन है, पी ए डैश इज माइनस का यू, पी एफ कौन है, माइनस का एफ, तो वो माइनस और माइनस हो गया प्लस तो एफ हो गया, पी एफ कौन है, माइनस का एफ, ठीक है, ये इससे कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना वी एफ इज इक्वल टू बना माइनस यू वी प्लस बना यू एफ, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए। अब मैं इनको तीनों को अपना फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इनको तीनों को यू वी एफ से डिवाइड कर देता हूँ, यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, ठीक है। तो क्या बचेगा वो देख लेते हैं, तो क्या बचेगा वो देख लेते हैं, ध्यान से देखना, वी एफ से ये वी एफ कैंसिल हो गया, यू वी से ये यू वी कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे माइनस का कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ किया हमने, माइनस का कुछ गड़बड़ किया, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, दोबारा से रखते हैं इसको, दोबारा से रखते हैं, दोबारा से रखते हैं, दोबारा से रखते हैं, दोबारा से रखते हैं भाई। पी ए डैश कौन है, माइनस का यू है, पी ए कौन है, माइनस का यू है, इधर कौन है, पी ए डैश इज माइनस का वी, है ना, पी ए डैश तो माइनस का वी है ना, पी ए डैश माइनस का वी, उसके बाद माइनस है कौन, पी एफ, पी एफ इज माइनस का एफ, और नीचे है माइनस, बताओ, इतनी बात तो समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, वो माइनस का चक्कर था, वो अब सही हो जाएगा। तो ये हो गया कैंसल, तो क्या बना, v बाय में u बना, इधर बना माइनस वी प्लस एफ, नीचे बना माइनस का एफ, तो ये माइनस उधर जाना था, वो हमने पहले नहीं लगाया था, तो माइनस इधर आएगा तो ये बनेगा माइनस वी एफ, उधर चलेगा ये बनेगा माइनस का v, साथ में u प्लस में यू एफ, नीचे डिवाइड करेंगे यू वी एफ से, यू वी एफ से, यू वी एफ से, दिख रहा है यहाँ तक सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो भाई अब आगे देखो, तो कट करो, वी एफ को वी एफ से कट कर दो, यू वी को यू वी से कट कर दो, यू एफ को यू एफ से कट कर दो, तो यहाँ पे बच कौन कौन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो भैया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कौन बच रहा है, माइनस वन बाई यू बच रहा है, माइनस वन बाई यू बच रहा है, इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन में एफ बच रहा है, माइनस वन अपॉन में एफ बच रहा है, प्लस वन अपॉन में वी बच रहा है, वन अपॉन में वी, हमें चाहिए एफ एक साइड, तो एफ एक साइड करूंगा, वन बाई एफ एक साइड हुआ, ये माइनस का तो उधर आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा, तो वन बाई यू प्लस वन बाई वी, तो ये हो गया भैया आंसर हमारे पास। बताइए जल्दी से, फटाफट से देख लो एक बार, सारा एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेकंड वाला सिमिलर ट्रायंगल कैसे लिया, बेटा ध्यान से देखो ना, सेकंड वाला सिमिलर ट्रायंगल यही तो है, ये बराबर है, या पर्चर स्मॉल लिया तो ये भी परपेंडिकुलर की तरह, ये भी परपेंडिकुलर तरह, ये 90, ये 90, ये एंगल कॉमन, ये एंगल कॉमन, और ये तो है ही है उसके बीच में, बताओ क्या ही बात है, कोई दिक्कत। डन। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करने वाले हैं हम मैग्निफिकेशन को करने वाले हैं, किसको करने वाले हैं बेटा जी, मैग्निफिकेशन को करने वाले हैं।
चलो तो मैग्निफिकेशन निपटाते हैं, फिर रिफ्लेक्शन पूरा होगा, रिफ्लेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार क्या होता है कि ये रब हो जाता है, जब स्लाइड हम इधर से उधर जाते हैं ना, हो जाता है कई बार। एक बार देख लो जल्दी से फटाफट से। सर रवि भाई की मांगे पूरी की जाए। सर हमको भी पढ़ना है बच्चों को आपके चैनल पे। अरे भाई पढ़ लो फिर, मना किसने किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखने वाले हैं भैया? मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं। मैग्निफिकेशन को शो करेंगे स्मॉल एम से, ठीक है। जो लास्ट फॉर्मूला करवाया है तुम्हें 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 में v, उसको आप लोग यूज कर सकते हो हर एक फॉर्मूले में विद साइन कन्वेंशन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोग उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन एक ना रेशियो होता है किसका? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है भैया एक रेशियो मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। कि भाई तुमने हाइट ऑब्जेक्ट की देखी, अब इमेज की एक हाइट बन गई है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितनी मैग्निफिकेशन हुआ है, वो कहलाता है एक तरीके से ये। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना। लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं, लास्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ इमेज ये रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा, मतलब ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, जो किसके बराबर है? पी ए डैश अपॉन पी ए। ध्यान से सुनो, लास्ट ये वाली स्लाइड अगर हम देखें, इसमें हाइट ऑफ इमेज कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऊपर की तरफ है। ऑब्जेक्ट भी इधर बन रहा है, इमेज भी इधर है, मतलब इमेज भी इधर बन रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर है। यही था। चलो तो यहाँ पे अगर, अरे यार वही हो गया ना जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे वही दोबारा से लिखता हूँ यार। अब इसको मैग्निफिकेशन को दोबारा से लिखता हूँ। तो मैग्निफिकेशन को लिखते हैं स्मॉल एम से। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज, रेशो होता है ये हाइट ऑफ इमेज और साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। किसका? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, लास्ट स्लाइड पे जब हम गए तो हमने देखा कि भैया वहां पे हमने देखा कि जो इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है। तो आप लिखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो नीचे हाइट होती है भैया, उसको क्या लेते हैं? उसको नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो हाइट होगी उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। यस और नो बताओ फटाफट से। तो हाइट ऑफ इमेज है ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, तो माइनस एच आई अपॉन में ऑब्जेक्ट की नीचे की तरफ। एक मिनट रुको यार, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, दोबारा से बोल रहा हूं। हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो उसको माइनस लिखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो उसको प्लस का लिखा। इज इक्वल टू था पी ए डैश, पी ए डैश इधर था तो माइनस वी लिखेंगे, पी ए उधर था तो माइनस यू लिखेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ रहा? माइनस वी बाई यू के बराबर आ रहा। मतलब मैग्निफिकेशन को आप माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं, माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं। समझ में आई चीजें? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। और इसको भी साइन कन्वेंशन यूज करो और सबके लिए लगा सकते हो। भाई साइन कन्वेंशन यूज करो और सबके लिए लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब यहां पे एक खास बात, यहां पे मैग्निफिकेशन क्या आ रही है एक तरीके से, देखो यार ये नेगेटिव में मिल रही है तुम्हें, किसमें मिल रही है? नेगेटिव में मिल रही है ना। साइन कन्वेंशन तुम्हें यूज करनी होगी, सब कुछ यूज करना होगा। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन आ रही है क्या? नेगेटिव या पॉजिटिव बोलो, पहले नेगेटिव देख लो। नेगेटिव अगर आ रही है मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपने बोल दी कि वो नेगेटिव आ रही है, आपने ये बोल दी। तो कैसी इमेज बनेगी भैया? बताएगा कोई? कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनने वाली। क्या बनने वाली है? रियल इमेज बनने वाली है। क्यों? क्योंकि हाइट और इमेज, हाइट और ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो नेगेटिव आ रहा है। इमेज नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर,
तो इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज बनेगी। कैसी मिलेगी? रियल इमेज बनेगी। अगर हाइट मतलब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बोल दिया हमने वो पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? हाइट भी ऊपर है, किसकी? हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, तो वो वर्चुअल इमेज बनेगी भैया। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर है? यस और नो? हो गया बेटा। माइनस लास्ट वाले टॉपिक के हिसाब से लिखा ना, उसमें क्या था कि यहाँ पे हमने कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिससे लाइन ऐसे गई, फिर इससे ऐसे गई, ये ऐसे गई और ये ऐसे गई, तो इमेज नीचे बन रही है ना। तो हाइट ऑफ इमेज नीचे थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर था। ये डिस्टेंस जो है यू का था, ये भी इधर की साइड है तो माइनस लेंगे, ये भी इधर है तो वी माइनस लेंगे। दैट्स वाई ये किया था सारा। क्लियर? ठीक है, हो गया? बता दो यार जल्दी से। समझ आया? नहीं आया? अरे भाई सुनो ध्यान से। मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। अगर इनकी वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हाइट जो है इनमें से एक नीचे की तरफ बन रही है। ठीक है, तो मतलब आप बोलोगे कि रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। आप ये बोलोगे कि नीचे की तरफ इमेज बन रही थी, तो यही तो केस लिया था, इसी का केस के हिसाब से तो नेगेटिव आ रहा है वैल्यू। अगर मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है और इमेज भी इसी साइड है, तो वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, है ना। वर्चुअल और सीधी बन रही है तो इरेक्ट बोल दो। मैग्नीफाइड भी बन रही है, बड़ी बन जाएगी। क्या दिक्कत आई बताओ? तो याद रखना कि जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव दी है तो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड बनती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दी है तो वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है। यहां तक आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से भाई। दोबारा से बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं सिंपल। इसको भी अगर हम देखें तो ऐसे लिखोगे ना, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ एक बार के लिए, अभी इसको भूल जाओ एक बार के लिए, इसको छोड़ो, इधर कर दो इसको समझो भाई। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर रेशो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये इसकी वैल्यू जो है किसी नेगेटिव के बराबर है, एक नेगेटिव के बराबर है ना, वो कब होगी? वो कब होगी भाई? इसका मतलब एक चीज नीचे बन रही है, एक ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर, हाइट नीचे, किसकी? इमेज की। ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है, इमेज की नीचे की तरफ है, तो नीचे वाली को नेगेटिव लिखते हैं ना और उसको पॉजिटिव लिखते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है और रियल है। इतना समझ में आया? अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब दोनों के साइन सेम है। अगर इसका रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों के साइन सेम है। बात खत्म हुई। उसके बाद कि एम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम को इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो लास्ट डायग्राम से हमने समझा, ऐसे इससे समझ लिया था। देखो हाइट ऑफ इमेज हमने लिखा था ना, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी किसके बराबर है? पी ए डैश अपॉन पी ए के बराबर है, ऐसे लिखा था यार लास्ट स्लाइड पे। तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, दोनों ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव इधर ही तो ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसे भी बना के लिख सकते हैं। समझ में आई चीजें? यस और नो फटाफट से एक बार बता दो भैया जल्दी से। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से अभी निपटाते हैं फिर इसको। और कितनी देर चलेगी? बस बेटा हो गई है क्लास, तो रिफ्लेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम करने वाले हैं इसका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। क्या करने वाले बेटा? इसका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट करने वाले हैं। बट अभी के लिए बस मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि ऐप पे भी मैं क्लास लेता हूँ रोज़, ऐप पे भी मैं रोज़ क्लास लेता हूँ। तो ऐप पे आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लो अगर तुमने डाउनलोड नहीं करी है। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना अगर तुमने डाउनलोड नहीं करी है। साथ में बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाते हो। अभी एक्सपेरिमेंट तुम्हें चाहिए होते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, तो भाई VLE डाउनलोड कर लो, MBY VLE वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट जो होती है वो लैब,
वो डाउनलोड करो और तुम्हें पूरे का पूरा जो है भाई साहब मिल जाएगा, अपना पूरे का पूरा जो है भाई साहब मिल जाने वाला है। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं सब कुछ एम्बाइब ऐप पे पढ़ने के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक्स को भी एक्सेस कर पाओगे। ओके, इंस्ट्रूमेंट सब करवाएंगे बेटा। साथ में ये जो है एम्बाइब लेंस, इसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। ये सारी ऐप मेरे मोबाइल के अंदर भी है, क्योंकि मुझे भी काम पड़ जाता भाई, और तुम तो पढ़ते हो तो तुम्हें तो डेली ही काम पड़ने वाला है। तो कोई चीज़ नहीं आती तो उसको आप इससे स्कैन करो और उससे रिलेटेड 3D वीडियोस 3D लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, साथ में बेटा जी एक बढ़िया वाला व्हाट्सएप ग्रुप है जो आप लोग देख पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों के जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और ये रहे एम्बाइब के फीचर्स। 70,000 प्लस वीडियोस लेसन आप लोगों को मिलते हैं एम्बाइब पे, और 2,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, डाउट सॉल्व किए जाते हैं। उसके लिए एक पर्सनल ग्रुप भी है, लाइव क्लास भी ली जाती है डाउट के लिए। साथ में एम्बाइब पे लाइव क्लास होती है, जैसे यहाँ पे क्लास हो रही है वैसे वहाँ पे भी होती है। ठीक है, पेरेंट ऐप के द्वारा जो है भाई साहब अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सकता है। अचीव जर्नी, अब जैसे कई बच्चों का रहता है कि मुझे ये चैप्टर नहीं आता, ये चैप्टर मेरा बीच में रह गया, तो जाओ ऐप पे अचीव जर्नी बनाओ, वो तुम्हें बता देगा कि ये चीज़ें तेरे को पहले से आनी चाहिए और यहाँ से कर, और फिर यहाँ पे आ, फिर ये चीज़ें तेरे को ये पढ़नी है और ये पढ़ भाई। मान लो मेरे को कोई चैप्टर आता नहीं है, या मैं बीच में आ गया हूँ उस चैप्टर के, मेरी क्लास आगे निकल चुकी है, तो मैं जाऊँगा ऐप पे अचीव जर्नी बनाऊंगा, तो वो मुझे बोलेगा कि भाई तेरे जो 5-7 टॉपिक छूटे हैं उसके लिए तेरे को पहले से ये टॉपिक आने चाहिए बेसिक। तो वो पहले वो बेसिक से रिलेटेड मेरे को वीडियो देगा, फिर जो वो 5 टॉपिक मेरे छूटे हैं फिर उनसे रिलेटेड मेरे को वीडियो देगा। ठीक है, ऐसे होता है। OTP भी आ जाएगा बेटा, ऐसा तो नहीं होना। ठीक है, और टेस्ट दे सकते हो बेटा, प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। कूबो के द्वारा पढ़ाया जाता है, बढ़िया वाली स्लाइड्स के साथ, और लेंस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता ही दिया है। ओके, तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना सारी ऐप्स को, ये रही आप लोगों के सामने। तो अभी करते हैं फिर इस क्लास को यहीं पे समाप्त। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.